हेलो एंड वेलकम प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे जो भी बच्चे बीए से बीए में जिनका ऑनर्स पेपर इंग्लिश है उन सभी बच्चों के लिए आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। और खास करके वैसे स्टूडेंट्स जिनका 3 इयर्स का प्रोग्राम था, टीडीसी जो 3 इयर्स का प्रोग्राम था उनके लिए। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे 3rd ईयर का जो हम लोग को पढ़ना था ना, पेपर 5, 6, 7 और कितना 8। इसी में पेपर 5 हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, उसी की आज एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज है यदि उसमें ये टॉपिक मिलता है तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ प्यारे साथियों, जो खास करके जो बच्चे बिहार के अगर किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और 3 इयर्स वाले हैं उनके लिए ये बड़ी काम की वीडियो होने वाली है। तो आइए देर ना करते हैं और हर बार की तरह आज भी हम लोग पीडीएफ से ही कंप्लीट कर लेंगे आसान से, ठीक है। और आज का अपना टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय थॉमस, ठीक है, इलियट के द्वारा, टीएस इलियट के द्वारा। थॉमस इनका पूरा नाम है, नाम भूल रहे हैं, थॉमस स्टर्न्स इलियट करके इनका कुछ नाम है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो आज इनकी पूरी की पूरी ये हम लोग क्रिटिसिज्म एक ऐसे है उसको कंप्लीट करेंगे। और प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि अब हम लोग 10 के जो है वो हो ही गए हैं लगभग, ठीक है। और कोशिश है कि 10 को जो है 10,000 को जितना जल्दी हो सके हम लोग 20,000 के आसपास पहुंचाए, यानी कि 20K में जितना जल्दी हम लोग पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच इसके लिए, इस सपोर्ट के लिए, इस समर्थन के लिए। और आप सब जानते हैं कि अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे प्यारे दोस्तों बात सुना करिए, क्योंकि आपके काम का चीज तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप जो टीचर आपको दे रहा है आपके काम का चीज, उसके लिए भी थोड़ा आप सुना करो। इस पे जो आप देखते होंगे 12th जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ढेर सारा इस पे जो है ना कंटेंट दिया जाता है। प्लस अगर आप ग्रामर के प्रेमी हैं तो ग्रामर पर भी खूब ज्यादा इस पे चर्चा किया जाता है। तो आप अपने छोटे भाइयों को भी बता दें, बहनों को बता दें, या जो भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं कि आप 12th की बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। बस यही कहना था, आगे आ जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, टीएस एलियट is by far the most influential critic of our time। हमारे वक्त के टीएस एलियट सबसे बड़े प्रभावशाली एक क्रिटिक रहे हैं। अनलाइक कंटेम्प्ररी इंग्लिश क्रिटिक्स, जैसे कि अनलाइक टेम्पररी इंग्लिश क्रिटिक्स कौन, रिचर्ड्स कतेक आपने पढ़ ही लिया, यूजेज ऑफ लैंग्वेज F.R. लेविस और विलियम एम्सन, उनकी तरह ये बिल्कुल नहीं है। He has not compiled independent books। उन्होंने ढेर नहीं लगाया अलग अलग किताबों का। Rather his ideas are spread over in his stray essay। उन्होंने ज्यादा किताबें नहीं लिखी टीएस एलियट ने इनकी तरह, लेकिन इनका जो भी आइडियाज रहा फैला। कैसे? एस्ट्रे एसे के जैसे, एकदम गुमनाम ऐसे जैसे फैलते हैं वैसे। मतलब इनका बुक्स तो नहीं, लेकिन इनकी कला ज्यादा बोलती है, ठीक है। He does not claim to have pioneered any critical school। वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम किसी खास तरीके के क्रिटिकल जो स्कूल है, जो विचार है, उसके हम पायनियर हैं, उसके हम फाउंडर हैं, कभी नहीं कहते हैं। हालांकि मॉडर्न न्यू क्रिटिक्स ओ देयर एलिगेशंस टू हिम, लेकिन जो आधुनिक क्रिटिक्स है उन्होंने उनके एलिजियंस, इसको पढ़ते हैं एलिजियंस, विचारों को जो है सम्मान दिया है। टू हिम फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस, उनको सम्मान दिया है उनके इनवैल्यूएबल अमूल्य योगदानों के लिए। मतलब इन्होंने कभी खुद से तो ऐसा क्लेम नहीं करा कि हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन कुछ क्रिटिक्स लोगों ने इनके निष्ठा को सम्मान दिया है। इनके निष्ठा के लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। वो मतलब होता है सम्मान या आभार व्यक्त होना, एलिजेंस मतलब होता है निष्ठा। एलियट वॉज फेड अप विथ मतलब होता है थक जाना,
एग्जिस्टिंग क्रिटिकल सिनेरियो। ये जो क्रिटिकल सिनेरियो था, ये जो दृश्य था उस समय, उससे ये बड़े मतलब फेडअप हो चुके थे, असंतुष्ट थे। इन हिज essay फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एलियट हैज कंपेयर्ड मॉडर्न क्रिटिसिज्म टू संडे पार्क, full of contending and contentious orators। ये संडे पार्क जो है, जिसमें कंटेंडिंग शब्द का कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना, और कंटेंटिवस शब्द का मतलब होता है विवादपूर्ण। जो वक्ता लोग हैं, संघर्ष करते हुए ऑरेटर्स वक्ता लोग हैं, विवादपूर्ण वक्ता लोग हैं, किसमें? संडे पार्क। उसको लेकर इन्होंने क्रिटिसिज्म करा है। He was the most condescending of all critics and had readily accepted his faults wherever it was brought to his notice। अब देखो, कंडेंसेंडिंग शब्द का मतलब क्या होता है? तो इस शब्द का मतलब होता है सरल। इस शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? सरल। ऑफ ऑल क्रिटिक्स, सभी क्रिटिक्स के लिए, एंड हैड रीडली, और पढ़ा गया इनको, एक्सेप्टेड, और एक्सेप्ट भी करा गया इनके गलतियों को, व्हेन एवर इट वॉज ब्रॉट टू हिज नोटिस, जब भी इनकी गलतियां इनके समक्ष आई, इन्होंने उसको एक्सेप्ट करा। एकदम सरल तरीके से, कोई भी आलोचना हुई, गलतियां हुई, एक्सेप्ट करा, क्योंकि इनका मानना था मिस्टेक्स होते हैं और एक्सेप्ट करना बहादुरी है। He called modern critics, क्या कहा उन्होंने मॉडर्न क्रिटिक्स को? आइडियल ट्रोस। आइडियल का मतलब आप जानते हैं मूर्त, और मूर्त के रूप में इन्होंने कहा कि प्रतिमात्मक है, प्रतिमा है। एंड अनएंडिंग, अनएंडिंग मतलब होता है फ्रूटलेस हो, परिणाम न हो। Who are not ready to accept their faults। इन्होंने कहा आज के आधुनिक समय के जो क्रिटिक्स हैं, वो एक मूर्त के समान है, अनएल्डिंग है, उनसे कोई रिजल्ट ज्यादा प्रभावशाली निकलने वाला नहीं है, क्योंकि रेडी नहीं है ना अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करने। उन्होंने 2 एसे लिखा मिल्टन के ऊपर। इन हिज फर्स्ट एसे ऑन मिल्टन, ही क्रिटिसाइज्ड बोथ मिल्टन एंड ड्राइडन फॉर करप्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने ऐसे लिखा मिल्टन के ऊपर 2, और जॉन ड्राइडन के ऊपर भी लिखा, और इन्होंने उनको क्रिटिसाइज करा कि आप अंग्रेजी भाषा को का विनाश कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। When the critic named E.M.W. Tilliard reminded him of his mistakes in his book Miltonic Setting, saying that, ये बुक की नाम है, that degenerations in English language had set in prior to Milton, and he should not be held responsible for the charges leveled against him। एक बहुत बड़े क्रिटिक थे जिन्होंने इन्हीं के ऊपर लिख दिया कि मिल्टन के ऊपर जो भी चीजें लिखी गई है, एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो प्रायर नहीं है, वो बेहतर नहीं है, वो सही चीज नहीं है, और जो भी उसके खिलाफ लगाए गए हैं चार्जेस मिल्टन के खिलाफ, शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये ज्यादा जरूरत वाले चार्जेस नहीं है, आरोप नहीं है। इलियट रेडली एक्सेप्टेड, रेडली एक्सेप्टेड, उसने पूर्ण रूप से पढ़ के इलियट ने इनके द्वारा लिखे गए कि इलियट आपने ये मिस्टेक करा है, उसको एक्सेप्ट करा, शोइंग हिज सॉलिडिटरी, और उन्होंने अपने सॉलिडिटरी को बताया, with the arguments of Tilliard, and praised Milton in high flown of words in its second essay on Milton। और उसने जो आर्ग्यूमेंट में उसको सॉलिडिटरी, सॉलिडिटरी का मतलब जानते हैं एकता, एकजुटता, उन्होंने एक्सेप्ट करा टिलियार्ड को से जो बहस थी, और उन्हें अगले ऐसे में, पहला ऐसे में तो क्रिटिसाइज किया मिल्टन को, दूसरे ऐसे में उन्होंने प्रशंसा किया बहुत ज्यादा शब्दों में दूसरे ऐसे में मिल्टन को। इसलिए इनके इस एलिजियंस के लिए लोग ओ करते हैं, इनको रिस्पेक्ट देते हैं कि टीएस इलियट ऐसा है कि ये अपने फॉल्ट को मानते हैं। एक्चुअली इलियट वाज ए क्लासिस्ट, क्लासिस्ट थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एंटी रोमांटिक
ये अपने आप को कहते थे कि हम एंटी रोमांटिक है। एंड अपोज्ड और अपोज्ड किया इन्होंने टूथ एंड नेल, फ्रेज है कैसे भी रोमांटिक अप्रोच दैट पर्सनल आइडियाज मस्ट फाइंड एन आउटलेट थ्रू पोएट्री। अब इसने अपोज करा रोमांटिक अप्रोच ये बिल्कुल नहीं किए, अपने व्यक्तिगत विचारों को ढूंढने में और पोइट्री के माध्यम से बताने में, यानी कि अपने आप को एंटी रोमांटिक कहते हैं टीएस एलियट। इन्होंने जो भी किताबें कविताएं जो भी लिखी इसमें ये रोमांटिसिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ही वॉज अ डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब होता है, डाई हार्ड फैन तो सुना होगा, बड़ी मुश्किल से जो अलग हो। Critics of subjectivity in poetry and insist that poetry should not be treated as a platform to express personal feelings and emotions and strongly advocate objectivity in poetry. वो कहते थे पोएट्री को एक सब्जेक्टिविटी, एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने ये बात कहा इसके बारे में कह दी, और पोएट्री एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दे। स्ट्रांगली उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी पोइट्री में बताया, एक अमूर्त चीज को उन्होंने बताया कि ये होना चाहिए सब्जेक्टिविटी, हम लोग कहते हैं ना मूर्त रूप या अमूर्त रूप, ऐसा। ही आउटराइट रिजेक्टेड, उन्होंने पूर्ण रूप से रिजेक्ट करा किसको? वर्ड्सवर्थ के डेफिनेशन को जिन्होंने पोइट्री के बारे में दिया था। It is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Tranquility शब्द का मतलब होता है शांति। उन्होंने कहा कि it is a spontaneous, spontaneous मतलब लगातार, overflow of powerful feelings, बहुत सारी पावरफुल फीलिंग्स का ओवरफ्लो जो होता है उसको रिकलेक्ट किया जाता है शांति से। यानी कि पोइट्री क्या होता है? शांति से जो आपकी फीलिंग्स बहती हैं, बहती जा रही हैं, उनको रिकलेक्ट करना पोइट्री है। इन हिज एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि रिलीज किया गया था 1914 में, कंसीडर्ड एज द मैनिफेस्टो, मॉडर्न क्रिटिसिज्म का इसको तो मैनिफेस्टो बता दिया गया। He developed the theory of impersonality and insisted that poetry is not a turning loose of emotions. उन्होंने impersonality के थियरी को बताया, इंसिस्ट करा कि पोएट्री ये अपने इमोशंस को टर्न लूज, प्रकट करने का कोई जरिया नहीं है, ये तो एस्केप है, इमोशन से अलग होने का ये तो माध्यम है, तरीका है इमोशन से एस्केप कर जाना। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। ये व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करने का जरिया नहीं है, व्यक्तित्व से अलग जाने का जरिया है। फर्दर एडेड दैट द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट इज द मोर परफेक्ट विल बी इन हिम द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। क्या कहा? कि उन्होंने ये ऐड करा कि मोर परफेक्ट आर्टिस्ट, सबसे बेहतर कलाकार वो है, मोर परफेक्ट विल बी इन हिम, जो अपने अंदर में बेहतर हो। यानी कि बाहर आप दिखा रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आंतरिक रूप से आप बेहतर नहीं है, वो होना चाहिए। एंड द मैन हु सफर्स, वो इंसान जो सफर्स करता है, और एंड द माइंड विच क्रिएट्स, और दिमाग जो उस चीज को बनाता है। पोयम ये है, आप जिस चीज से गुजरते हैं ना, और दिमाग जिस शब्दों को रच देता है, वो कविता है। एलियट रेफर्ड करते हैं साइंटिफिक एनालॉजी ऑफ कैटलिस्ट टू सब्सटेंटिएट हिज व्यूज ऑन इम्पर्सनालिटी। साइंटिफिक एनालॉजी है, कैटलिस्ट समझते ही हैं कि जो चीजों को करा दे लेकिन खुद उसमें हिस्सा ना ले। अब सब्सटेनिएट एक शब्द है जिसका मतलब होता है सही साबित करना। क्या, किस चीज को उन्होंने, यानी कि यहाँ पे एनालॉगी लिया किस चीज का? कैटलिस्ट का, ताकि वो अपना जो इम्पर्सनालिटी का नजरिया है उसको वो सही साबित कर सके। देखते हैं, एलियट ये ऑब्जर्व करते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन द माइंड ऑफ पोएट वर्क्स एज कैटलिस्ट। कहते हैं कि जिस समय कविता की रचना की जाती है उस समय एक कवि का जो दिमाग है वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कैटलिस्ट ही मीन्स द मटेरियल that the presence of which causes change in other
chemicals but which itself remains unaffected। वही मैंने कहा कि अगर A और B आपने रिएक्शन करा तो आप क्या देते हो, हीट दे देते हो, और यहां से मान लो कि कुछ बना, जैसे C कोई प्रोडक्ट बना, तो इसमें हीट दिखाई नहीं देता है, इसी को तो हम कैटलिस्ट कहते हैं। वही उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि मटेरियल है जो प्रेजेंस होता है चेंज का केमिकल्स में, लेकिन स्वयं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बात है। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति होता है जो ए और बी नामक व्यक्ति के बीच में झगड़ा लगा देता है और स्वयं भाग जाता है, और रिजल्ट आता है कि कैसा कैसी हो गया, और जिसने ये कांड किया उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक हिंदी में कहते हैं। एलियट ऑब्जर्व्स करते हैं कि अगर एक गैस चेंबर में ऑक्सीजन हो और सल्फर डाइऑक्साइड हो और एक प्लेटिनम फिलामेंट को में रख दिया जाए तो उसमें एक नया केमिकल बनेगा जिसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इन दिस प्रोसेस द प्लेटिनियम फिलामेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। जिसमें इसको रख के बनाया जाएगा उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन अदर केमिकल्स। यही तो है। By this illustration, इस एग्जाम्पल के द्वारा एलियट मीन्स टू सजेस्ट दैट माइंड और पर्सनालिटी ऑफ अ पोएट वर्क्स एज कैटलिस्ट। इंसान का दिमाग और उसका व्यक्तित्व कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इट इज एन एड टू पोएटिक क्रिएशंस बट इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये तो एक प्रकार का वही हो गया ना जो फिलामेंट था, है ना, एक तरीके से एक औजार हो गया पोएटिक क्रिएशन का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब दिमाग, पर्सनालिटी। एलियट क्राफ्ट फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन पोइट्री। एलियट ने क्या क्राफ्ट करा, क्या बताया कि पोइट्री में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। डिस्कार्ड, इन्होंने क्या डिस्कार्ड करा, क्या नहीं माना, रोमांटिक पोइट्री को, यूजिंग पोइट्री एज द प्लेटफॉर्म टू पोर्ट्रे अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कहा कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए भाई। रोमांटिक पोइट्री को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि पर्सनल एक्सपीरियंस को पोइट्री के प्लेटफॉर्म से एक्सप्रेस करना गलत है। रिजेक्ट करते हैं पीबी शैले की पोइट्री जिसमें उन्होंने पाया नथिंग बट बैड जिंगलिंग, जिसमें उनको केवल क्या कुछ नहीं मिला सिवाय जिंगलिंग के। और जिंगल शब्द मतलब समझते ना, खनखनाहट, झंझनाहट, जिंगल बेल वही है। देयर इज अ ग्रेजुअल मार्च फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। समझ रहे हो ना, मूर्त से अमूर्त के तरफ जाना, ठोस से भावनाओं के तरफ जाना। रियल टू आइडियल इन सैलीज। पीबी शैली की कविता में इन्होंने देखा कि काल्पनिक चीजें ज्यादा है, रियलिस्टिक नहीं है, आइडियल चीजें ज्यादा है। ही लैक्स, कहते हैं कि पीबी शैले के पास कमी है, स्टीडी ट्रैक ऑफ माइंड एंड इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। एक ठहराव की कमी है, एक बटरफ्लाई की तरह पीबी शैले हैं जो एक फूल से दूसरे फूल पे चले जाते हैं, यहां से वहां, इस बात से उस बात। एलियट लेबल सीरियस चार्जेस अगेंस्ट शैली। शैली के ऊपर उन्होंने बहुत सारे चार्जेस, आरोप लगाए। ही इज अ पोएट ऑफ मडल थिंकिंग। वो पोएट है किस चीज का, मडल थिंकर। मड का मतलब तो आप जानते हो गलत होता है, ऐसे तो मड का मतलब कीचड़ होता है, मडल्ड एक वर्ब बनता है जिसका मतलब होता है गलत विचारों वाला। हिज पोइट्री इज ऑल्सो वेग, बेकार है, ऑब्सक्योर, बिल्कुल घटिया है, उन्होंने ऐसा भी कहा। देयर इज इंटेलेक्चुअल इनकोहेरेंस इन हिज पोइट्री। उनके कविताओं में इंटेलेक्चुअल इनकोहेरेंस है, मतलब कोई मेल नहीं है। एलियट ऑन द कंट्रेरी इंसिस्टेड that there should be an amalgamation। देखो अमलगम मतलब होता है मिश्रण, अमलगेशन मतलब हो गया अमलगेमेशन मतलब मिश्रण होना चाहिए माइंड और हार्ट के बीच में, मीटर और म्यूजिक के बीच में, इमोशन एंड इंटेलेक्ट के बीच में। कहा, पोइट्री में। ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स प्रेज्ड द 17th century। मेटाफिजिकल पोएट्स लेड बाय जॉन डन फॉर मेंटेनिंग unfixation of sensibilities, meaning that by striking a balance between mind and heart in their metrical composition। उन्होंने सराहना किया जॉन डन का
मेटाफिजिकल पोइट्री आप सब जानते हैं 17वीं सेंचुरी में, क्योंकि जॉन डन ने मेंटेन करा माइंड और हार्ट और अपने कंपोजिशन जो भी पोइट्रिक डिवाइस होता है सब चीजों में, है ना। इनका मानना था माइंड में और हार्ट में बैलेंस होना चाहिए पोइट्री के समय, है ना प्यारे साथियों। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और है। एलियट हैज यूज सेवरल कैच वर्ड्स, उन्होंने बहुत सारे नारों का यूज किया। कैच वर्ड्स का मतलब होता है प्यारे दोस्तों स्लोगन्स, नारा। ब्रिंग होम हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को लाने के लिए। प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम बीइंग ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज का। एलियट पुट्स फॉरवर्ड द थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी हेलमेट। उन्होंने जो अपना थियरी होता है ऑब्जेक्टिव थियरी, कोरिलेटिव जो संबंधित है उनके कॉन्टेक्स्ट में, इसके संबंधित था शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी थी हेलमेट। हेमलेट आप जानते ही हो, शेक्सपियर ने लिखा। इससे उन्होंने बताया अपने थियरी को। इन हिज एसे ऑन हेमलेट ही हैज इंसिस्टेड दैट हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। बाप रे, इसने सीधे कह दिया कि हेमलेट एक कलात्मक फेलियर है। एलियट आर्ग्यूज, बहस करते हैं कि देयर इज नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन प्रिंस हेमलेट इमोशंस एंड स्टिमुलस और एक्सिस्टेंट विच अराउज द इमोशंस। अब स्टिमुलस एक शब्द होता है, जिस स्टिमुलस शब्द का मतलब होता है उत्तेजना, और एक्सिस्टेंट मतलब होता है उत्तेजक पदार्थ, यानी कि इसका सीधा मतलब हो गया उत्तेजना, ठीक है, जो इमोशंस को बढ़ा दे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हेमलेट में प्रिंस होता है उसके पास। हेमलेट हैड नॉट सीन इवन द फेस ऑफ हिज फादर। बताओ, ये जो कैरेक्टर है इसने अपने पिता के फेस को भी नहीं देखा। वॉट एवर ही लर्न, जो कुछ भी उसने सीखा अपने पिता के बारे में, केम थ्रू हिज लिप्स ऑफ होरेसियो who suggested him to see the ghost of his father King Hamlet on the tomb at dead of night। होरेसियो जो उसमें जो कैरेक्टर है, उसने उसको जो कुछ भी सिखाया उसके पिता के बारे में कि कैसे उसके पिता का जो कब्र है रात में अपने पिता के भूत को वो देख सकता है। अब बताओ, जिसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं उसको कैसे समझ आए कि ये है। तो उसमें जो होरेसियो कैरेक्टर है वो बताता है। When the ghost of Hamlet's father appeared before him, जब उसके पिता का जो भूत है आत्मा उसके समक्ष आता है, he was stunned, बड़े चकित हो जाते हैं, to note that he did not die of snake bite, as the rumor was float, but he was killed by his younger brother Claudius। तब उसको पता लगता है कि उसके पिता सांप के काटने से नहीं मरे थे, बल्कि उसका जो छोटा भाई है क्लाउडियस उसने उसको मारा था। कैसे? poured poison in his ear, उनके कानों में जहर घोल दिया था, मतलब किसी चीज के बारे में। घोस्ट ऑल्सो पूछा हेमलेट से टू टेक रिवेंज अपॉन हिज अंकल एंड फॉरगिव हिज मदर एंड लीव हर टू द मर्सी ऑफ गॉड। कहा कि अपने चाचा से तुम क्या करो, रिवेंज लो, बदला लो किसी चीज का, और अपने माता को छोड़ दो मर्सी ऑफ गॉड, भगवान के भरोसे। दिस लैक ऑफ इनकम्पिटेबिलिटी, बताते कि अपूर्णता की जो इसमें कमी है इमोशंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, इलियट लीड्स टू थिंक दैट डिस्पाइट ऑल ड्रामेटिक क्राफ्टमैनशिप, बताते हैं कि इसमें जितना भी ड्रामेटिक क्राफ्ट होना चाहिए, जो कला होना चाहिए, इसके बावजूद वो बताते हैं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, इसमें कमी है। एलियट हैज क्रिटिसाइज्ड कंटेम्पररी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, एक अलग कंटेम्पररी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म इसको इन्होंने क्रिटिसाइज करा। फेलिंग टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इंक्लूड द आर्केटाइप स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म लीड बाय मॉल्ड बॉडकिन। कहते हैं कि क्रिटिसिज्म करा क्यों? फॉर फेलिंग, फेल हो गए थे, फुलफिल अपने जिम्मेवारी को पूरा करने में, जिसमें क्या शामिल था? आर्केटिपिकल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। ये अलग एक कैटेगरी है जो पूरा नहीं कर पाया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और इसके कौन लीड कर रहे थे? मॉल्ड बॉडकिन। इनका ये था आर्केटाइपिकल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कंटेम्पररी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म को फुलफिल करे, नहीं किया था, इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया।
इम्प्रेशनिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म लेड बाय मिडलटन मोरे, एक अलग टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म है, उसको इसने लेड किया। ए न्यू क्रिटिक्स ही कॉल्स लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, उन्होंने नया जो अलग प्रकार का जो एक क्रिटिसिज्म की कैटेगरी आई, उन्होंने इसको लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिस, स्क्वीज मतलब समझ, नींबू निचोड़ना, ऐसा इन्होंने इतना भाव ही नहीं दिया। इलियट इन इज ऐसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म स्टेटेड दैट, अपने ऐसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज करेक्शन ऑफ टेस्ट, एलुसिडेशनेस ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट्स। अब एलुसिडेस मतलब होता है विवरण, एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये क्रिटिसिज्म है, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये क्या है, तो ये करेक्शन है टेस्ट का, विवरण ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि कलात्मक जो कार्य होती है, कलात्मक जो कार्य है उसके विवरण में जो जो टेस्ट किए जाते हैं कि हम ऐसे कर दे वैसे कर दे, उसी के चीज का करेक्शन है हमारा ये क्रिटिसिज्म, ये हमारा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो टीएस एलियट का ये रहा। अब हमने जो है आपको पढ़ा दिया। अब आपको अच्छा लगा होगा तो पक्का शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। और 2 टॉपिक और बच गए हैं पेपर 5 में, उसको जल्दी कंप्लीट कर देंगे। सारा पीडीएफ कैसे मिलेगा वो आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे, जैसे पेपर 5 में खत्म करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और पक्का सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए।